प्यारे साथियों नमस्कार, मैं हितेश कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका मनु राठी यूट्यूब चैनल पर। CUET बीएड 2026 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीके जीएस का पीवाईक्यू सॉल्यूशन जरूर देखना चाहिए। तो एक बार हम लोग विगत वर्ष में हुए पेपर का पीवाईक्यू सॉल्यूशन कर लेते हैं। जल्दी से सभी जुड़ते हैं और हम लोग करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय गैस मानक तापमान और दाब की स्थिति में घुलनशील नहीं है, ठीक है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैस डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। बोलना चाहता है कि आपका बताना है कि कौन सी गैस है जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। तो जैसे कि आप ऑक्सीजन का आप जानते हैं। अगर हम लोग वाटर की बात करेंगे तो वाटर आपको पता है कि नेचुरली आपका वाटर H2O होता है, ठीक है, H2O होता है। तो यहाँ पर आप इतने अच्छे से जानते हैं ऑक्सीजन तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। क्लोरीन भी आप देखेंगे। नाइट्रोजन यहाँ पर ना एक ऐसा यहाँ पर तत्व आपको मिलता है जो कि बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होता है वाटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर आपका सी सही करते हैं कि नाइट्रोजन डजंट डिसॉल्व इन द वाटर, ठीक है, इन एनी कंडीशन। चाहे हम लोग वायुमंडलीय गैस जो है आपकी मानक तापमान और दाब की स्थिति में जल में घुलनशील नहीं है, ना ही तापमान में और ना ही दाब में, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी शब्द किसने दिया। देखो इकोलॉजी की जब बात करते हैं, पारिस्थितिकी हमारे आसपास के अगर हम लोग बात करें एनवायरमेंट और हमारे बीच में जो संबंध है उसे आप इकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इकोलॉजी जो फादर ऑफ इकोलॉजी जो कहे जाते हैं, ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी जो कहे जाते हैं वो है अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, ठीक है। क्या नाम है फादर ऑफ इकोलॉजी अगर आपसे पूछें तो फादर ऑफ इकोलॉजी जो हैं वो कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं, ठीक है। और यहीं पर हम लोग बात करें कि इकोलॉजी जो ये शब्द है, ठीक है, पारिस्थितिकी जो शब्द है, इकोलॉजी जो आपका शब्द है, इट इज कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। किसके द्वारा, अर्नेस्ट हैकल। आप इकोलॉजी के बारे में जब अध्ययन करेंगे वहां पे कुछ साइंटिस्ट आपको बहुत जरूरी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया, 1866 में इस इकोलॉजी नाम का एक शब्द को गढ़ा, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं गढ़ा। यहीं पर अगर बात करें हम लोग चार्ल्स डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन आपको पता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था इन्होंने, ठीक है, फादर ऑफ एवोल्यूशन बोले जाते हैं। वहीं पर हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें, यहाँ पर ग्रेगरी मंडल लिखा है तो ग्रेगर जॉन मेंडल होना चाहिए। तो आपको पता है फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, ठीक है, इनके प्रयोग अनुवांशिकी के प्रयोग आपने पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में, ठीक है। तो चलते हैं इसी प्रकार से, आंसर आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है कि आपको बताना है इन द पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है कि एनर्जी जो होती है वो किस प्रकार से आगे बढ़ती है, ठीक है। तो आपको पता है, देखो पिरामिड जो होता है ना, इस पिरामिड में जो सबसे नीचे जो सबसे फर्स्ट फ्लोर होता है, यहां पर कौन होते हैं, यहां पर प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में, हमारी पृथ्वी के ऊपर फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं ना बेसिकली, तो जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं, फिर उस भोजन को हम ग्रहण करके क्या करते हैं, हम ग्रहण करके शक्ति हमें मिलती है। देखेंगे यहाँ पर प्रोड्यूसर जो है, देखो यहाँ पर 1000 kg, एक 10% लॉ आप याद रखना कि वो किससे रिलेटेड है, वो है एनर्जी के बायोमास का हस्तांतरण करने में, मतलब कि कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, 10% रूल, ठीक है। क्या होता है, देखो प्रोड्यूस हुआ है 1000 kg, ठीक है, घास देखें, घास है कोई या फिर एटमॉस्फेरिक कोई भी आप जानेंगे, एटोट्रॉफिक कोई भी न्यूट्रिशन वाला पौधा है, वो अगर 1000 kg प्रोडक्शन करता है और उसको अगर आ करके कोई एक हर्बीवोर पे, ठीक है, जो कि कह सकते हैं हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा क्या होता है, हमेशा आपको हर्बीवोर देखने को मिलने वाला है, शाकाहारी जीव देखने को मिलने वाला है, ठीक है। जो क्या होने का प्राथमिक उपभोक्ता होगा वो हमेशा आपको एक शाकाहारी जीव देखने को मिलता है, क्योंकि वो घास फूस खाता है, ठीक है। तो ये 10% रूल के हिसाब से जो जिसने प्रथम कंज्यूम किया, ठीक है, सबसे पहले जिसने कंज्यूम किया, वो 1000 kg उत्पाद का सिर्फ और सिर्फ उसको कितनी एनर्जी मिलने वाली है, मात्र 10%, मतलब कि 100 kg, ठीक है। इसी प्रकार से आप जानेंगे कि जो सेकंड आपका हम लोग कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, ठीक है। क्या होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है वो एक हमेशा कार्निवोर एनिमल मिलेगा, क्योंकि वो एक शाकाहारी जीव को खाता है, ठीक है। और फिर अगर पूछा जाए कि इस हमारे कार्निवोर एनिमल को क्या हुआ, इस कार्निवोर एनिमल को हमारी इस घास का, जो ये घास खाई गई थी, इसका कितना परसेंट एनर्जी मिलेगा, तो इसका भी वो 10% करके 100 kg का 10% 10 kg। तो इस प्रकार से आपका 10% लॉग कार्य करता है। ऊपर जो सबसे ऊपर टॉप कार्निवोर होगा उसको इस एनर्जी का 0 या फिर हम लोग कहेंगे कि 10% के हिसाब से कम होता होता आगे चल के मिलने वाला है, ठीक है।
पूछा जा रहा है कि जैव भार के पिरामिड में निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम जैव भार सबसे ज्यादा किसमें होने वाला है। तो सबसे ज्यादा आपको बता दिया कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनके अंदर सबसे ज्यादा जैव भार, सबसे ज्यादा बायोमास आपको देखने को मिलने वाला है। अगर हम वो बात करें सबसे कम बायोमास किसके अंदर मिलेगा, तो आपको सबसे कम बायोमास किसको मिलेगा, इस शेर बाबू के। मतलब कि जो सबसे टॉप कार्निवोर होगा, जिसको हम लोग टर्शरी कंज्यूमर भी कहते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि सबसे जो ऊपर वाला उपभोक्ता होगा, जो सबसे लास्ट आपका उपभोक्ता होगा, उसको सबसे कम बायोमास मिलता है एनर्जी का। ठीक है, हाँ, इसी पे हम लोग चलते हैं सेकंड, अपना फोर्थ क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक प्रक्रिया आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर इन स्काई। नीले नीले अंबर पे बात हो रही है, नीले अंबर की। ठीक है, तो आपका जो नीला आसमान है वो किसके कारण होता है, आपने पढ़ा होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, जो आपकी लाइट आती है, सनलाइट जिसे हम लोग कहते हैं, वो बेसिकली आपके एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, एयर के पार्टिकल्स होते हैं, उनसे क्या होती है, वो स्कैटर हो जाती है, उनसे टकरा करके वो स्कैटर हो जाती है, और उस स्कैटरिंग के कारण क्या होता है, आपको नीला नीला आसमान दिखता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ऐसा कौन सा है। क्या एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन? नहीं सर, एब्जॉर्प्शन नहीं होता। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है? नहीं सर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता। स्कैटरिंग ऑफ सोलर रेडिएशन बाय एयर मॉलिक्यूल्स, हाँ सर, यही तो आपने बताया। तो क्या होता है, जिसे आप क्या पढ़ते हैं, रिले स्कैटरिंग भी बोलते हैं। रिले स्कैटरिंग, मतलब रिले नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके इसको बताया था कि जो सनलाइट आती है वो जब हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है, तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आपके हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उससे क्या होता है, उससे बेसिकली आपकी जो सनलाइट है वो टकरा करके स्कैटर हो जाती है। स्कैटर का अर्थ क्या हुआ, ये क्या हो जाती है, प्रकीर्णत हो जाती है। ठीक है, और इस प्रकीर्णन के कारण वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और उसमें से सबसे ज्यादा जो हमें देखने को मिलता है, जो सबसे ज्यादा फैलता है, वो आपका पता है आपको कि नीला रंग है। ठीक है, नीला रंग। इस वजह से आपको जो आसमान है वो कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है, नीला होता है। अगर हम लोग बात करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कोई एक उदाहरण, जैसे आप जानते भी हैं कि जो हमारी लैंडलाइंस आती हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं इंटरनेट होता है, उससे कनेक्टेड आपका होता है। ठीक है, चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि माइक्रोब्स इज डिट्रियस फ्रूट चेन। ठीक है, विच डिगार्ड्स द डेड ऑर्गेनिक मैटर टू मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर बेस्ट रेफर टू इट। देखो, अगर बात की जा रही है कि जो सड़े गले चीजों पर जो रहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं, खाते पीते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट में आपने पढ़ा होगा कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सेप्रोफाइटिक मतलब मृतोपजीवी। ठीक है, तो मृतोपजीवी जीव होते हैं जो कि अपने न्यूट्रिएंट के लिए सड़ी गली वस्तुओं पर, ठीक है, किसी हम लोग कहेंगे मृत जीव पर, किसी सड़ी हुई लकड़ी पर, लकड़ी कोई बेकार हो रही है उसके ऊपर लगे हुए दिखेंगे, जैसे मशरूम्स आपको देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं, ये होते हैं फंजाई। क्या होते हैं, फंजाई। कवक, कवक, कवक संघ के आपके यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। उनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, सैप्रोफिटिक होता है। ठीक है, सैप्रोफिटिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो हमारे जीव हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, आया समझ। ऑटोट्रोप्स कौन होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस से खुद का खाना बनाते हैं। हर्बीवोरस क्या होते हैं, घास फूस खाने वाले। और अगर बात करें हेट्रोट्रोप्स, तो हेट्रोट्रोप्स वो जीव होते हैं जो कि ऑटोट्रोप्स पर निर्भर रहते हैं, या फिर किसी पर भी निर्भर रहते हैं बेसिकली। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल टाइप इज द मोस्ट सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो सभी को पता है कि जो लोमी है, या फिर हम लोग बोले दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये क्या है, ये सबसे अच्छी होती है मिट्टी। ठीक है, किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए इंडिया में बेसिकली पाई जाती है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि सूची को इसमें मिलाना है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें रिलेशनशिप की, थोड़ी सी बात चलने वाली है सिम्बायोसिस में। ठीक है, देखो जैसे म्यूचुअलिज्म, सहजीविता क्या होती है कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, दोनों को क्या हो जाए, एक दूसरे से फायदा हो जाए। ठीक है, यहां पर कुछ साइंस के बारे में आप समझेंगे, जैसे प्लस, माइनस और जीरो। ठीक, जो पॉजिटिव साइन है इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव इंपैक्ट मिल रहा है, फायदा हो रहा है। नेगेटिव का मतलब नुकसान हो रहा है, दोनों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। और जीरो मतलब क्या हो रहा है, न्यूट्रल, मतलब ना फायदा ना नुकसान, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भैया। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे म्यूचुअलिज्म, सहजीविता क्या होती है। ठीक है, सहजीविता जो होती है, सहजीविता में दोनों को फायदा होता है, मतलब कि दोनों प्लस प्लस। ठीक है, इसका आंसर सर, इसका एग्जाम्पल दीजिए, नहीं समझ में आया तो देखो ये एक फोटो लगी हुई है यहाँ पर साइड में। ठीक, इस फोटो में क्या है, देखो कि एक यहाँ पर प्लांट, यहाँ पर फ्लावर है, और एक यहाँ पर क्या है, इंसेक्ट है। ये इंसेक्ट क्या कर रहा है, इस फ्लावर का जो हम लोग कह सकते हैं रस होता है, जूस होता है, ठीक है, हनी जिससे बनती है ना बाद में चल के, उसको क्या कर रहा है, ये सक कर रहा है। ठीक है, इसे फायदा, इसको
खाने पीने के लिए मिल गया, ठीक। इसको क्या फायदा हुआ फ्लावर को, तो आपको पता होगा फ्लावर होते हैं उनको पॉलिनेशन के लिए कोई ना कोई एक वेक्टर या फिर माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर इंसेक्ट पॉलिनेशन का एक उदाहरण आपको मिल रहा है कि ये क्या होगा, इसके परों पे, इसके पैर पे कहीं ना कहीं पोलन लग जाएंगे और वो पोलन क्या होंगे, वो दूसरे प्लांट के या फिर दूसरे फूल के ऊपर जब ये जाएगा ना तो उसके स्टिग्मा तक इंटरेक्ट हो जाएंगे और इससे फर्टिलाइज मतलब कह सकते हैं पॉलिनेशन वाली प्रोसेस, परागण की क्रिया समाप्त हो जाएगी, मतलब हो जाएगी, ठीक है। वो अब उसकी रिप्रोडक्शन हो गई और इसको भोजन मिल गया, तो दोनों को क्या हुआ, फायदा हो गया। अगली बात करें कमेंसलिज्म, सहभोजिता क्या होता है। सहभोजिता का अर्थ होता है कि कमेंसलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक को तो फायदा होने वाला है, ठीक है, एक को सिंपली फायदा होगा पर दूसरे को ना फायदा होगा ना नुकसान, मतलब एक प्लस और दूसरा आपका क्या होगा, जीरो या फिर नेगेटिव, या फिर हम लोग सॉरी नेगेटिव नहीं न्यूट्रल, ठीक है, ये बोल सकते हैं। इसका सर एग्जांपल दीजिए, जैसे अगर मैं कहूं यहां पर देखो एक बफेलो है और एक ये आपका पक्षी है इग्रेट, ठीक है। ये इग्रेट जो पक्षी होता है भैंसों पर आकर बैठ जाता है, ठीक। भैंसों को जो शरीर में कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जो खुजली वाले होते हैं ना, उनको क्या करता है ये इग्रेट पक्षी खा लेता है, ठीक है, उसको खा लेता है। अब फायदा क्या हुआ, फायदा हो गया इस पक्षी को, इसको भोजन मिल गया खाने को, ठीक है, और इसका जो जीव, इसका कह सकते हैं जो हम लोग कह सकते हैं जो इसका खाना था वो इसके पास आ गया, ठीक है। यहीं पर अगर आप देखो यहाँ पर ब्रेनिकल्स और आपकी एक वेल मछली को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर कोई भी आके रह ले, तो ब्रेनिकल्स आपका एक जीव होता है, ये इसके ऊपर क्या कर लेता है, शेल्टर बना लेता है। ऐसे आपको मिलेगा क्लॉनफिश और सी एनेमन आपको पता है समुद्री घास होती है, उस समुद्री घास में जो आपकी क्लॉनफिश होती है ये आकर के शेल्टर ले लेती है। यहाँ पर एक को तो फर्क नहीं पड़ा और एक को क्या हो गया, फायदा हो गया। इसको कहा जाता है कि आपका कमेंसलिज्म, ठीक है, क्या कहा जाता है, कमेंसलिज्म। उसके बाद हम लोग चलते हैं कंपटीशन में भाई किसी को कभी फायदा नहीं होता, क्योंकि सब लोग क्या होते हैं, सभी लोग लिमिटेड रिसोर्सेज के पीछे भागते हैं। कंपटीशन में हमेशा क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है, ठीक है, चाहे वो कम पड़े चाहे ज्यादा पड़े। तो इसका क्या होगा, चौथा होगा, ठीक है। आंसर दो सर। जैसे देखो ये बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, ठीक है, एक नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, एक सीट के पीछे भाग रहे हैं, पर क्या सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा। सारी परिश्रम होगा, हाँ होगा परिश्रम, जो ज्यादा करेगा जरूरी है उसी को मिले, नहीं सर, किस्मत भी कभी कभी होती है, ठीक है, ज़्यादा करने वाले को भी नहीं मिलती कभी कभी, ठीक है। तो जो आपकी हम लोग कहेंगे कंपटीशन जो होता है, इस कंपटीशन में दोनों पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के पीछे बहुत सारी भीड़ भागे, ठीक है। ऐसे हम लोग बात करें प्रिडेशन, परभक्षण में एक को तो फायदा होने वाला है भाई, एक को तो खाने के लिए मिल जाएगा परभक्षण करके, प्रिडेट करके, पर दूसरे को क्या होगा, उसकी तो मौत आ जाएगी, उसका जीवन चला जाएगा ना, उसको नुकसान होगा। तो हम लोग कहेंगे एक पे पॉजिटिव इंपैक्ट और एक पे नेगेटिव। तो हम लोग कहेंगे डी का एक सिर्फ और सिर्फ इसमें है, बी और सी में, ठीक है। और आगे का हम लोग मैच हो रहा है पर बी ऑप्शन मैच कर लेते हैं। बी का क्या है, थर्ड, बी का थर्ड सिर्फ और सिर्फ बी में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कोयलों के प्रकार की ऊष्मा। देखो जो कोयला होता है उसकी चार आप लोग कह सकते हैं कैटेगरीज, चार टाइप के कोयला होता है, ठीक है, पीट, लिग्नाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस, ये चार प्रकार के आपके कोयले होते हैं। अगर आप क्रम में याद करना चाहते हैं, क्रम में पीट जो होता है ये आपका नॉट अ कोल, ये बेकार होता है, बहुत घटिया किस्म का होता है, ठीक है, पार्शियली डिकेड जो प्लांट होते हैं उनसे बनता है, ठीक है, और इसको लो हीट कंटेंट होता है, इसका सबसे लो हीट कंटेंट होता है। फिर अगर बात करें लिग्नाइट को ब्राउन कोल भी कहा जाता है, ठीक है, जो आपका इसके पास क्या होता है, लो हीट कंटेंट होता है, लो सल्फर कंटेंट होता है, लिमिटेड सप्लाईज इन द मोस्ट एरियाज, ठीक है, जो आपका लिग्नाइट होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें बिटुमिनस, ये सॉफ्ट कोयला आपका पाया जाता है, ठीक है, ये भूरा कोयला होता है, ये सॉफ्ट कोयला होता है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, भूरा धुआं निकलता है। जो सॉफ्ट कोयला है, ठीक है, ये क्या है, एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द फ्यूल बिकॉज ऑफ हाई हीट कंटेंट, इसके पास हाई हीट कंटेंट होता है, इसको फ्यूल के लिए यूज किया जाता है। एंड लार्ज सप्लाईज नॉर्मली हैज अ हाई सल्फर कंटेंट, इसके पास सल्फर कंटेंट ऐसे होता है। सबसे अच्छे प्रकार का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट, ठीक है, सबसे रेयर सबसे अच्छे प्रकार का कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट। सबसे बेकार किस्म का कोयला कौन सा है, वो पीट है, ठीक है। एंथ्रासाइट जो है इसको ब्लैक कोल भी कहा जाता है, हार्ड कोल भी कहा जाता है, ठीक है, ये बहुत अच्छे हीट कंटेंट का होता है। हमें लगाना क्या है, हमको क्या करना है, हमको करना है भैया कोयले को उनकी ऊष्माधारिता, ठीक है, उनकी हम लोग बोले हीट कंटेंट के हिसाब से लगाना है। तो इस इमेज में देखो हीट कंटेंट, इंक्रीजिंग द हीट एंड कार्बन ऑर्डर, तो आपको सबसे पहले मिलेगा पीट, फिर लिग्नाइट, ठीक है, पीट, उसके बाद क्या मिलेगा आपको बताओ, पीट के बाद आपको मिलेगा लिग्नाइट, ठीक है, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद एंथ्रासाइट। ऑप्शन देखो, पीट मतलब ए सबसे पहले, लिग्नाइट मतलब बी पे सब दूसरे पर, फिर बिटुमिनस आएगा। अब देखो यहाँ पर बिटुमिनस की दो कैटेगरी, सब बिटुमिनस और बिटुमिनस, ये दो कैटेगरी आपके बिटुमिनस की है, ठीक है। तो आपका जो बिटुमिनस हो, सब बिटुमिनस है, ये लिग्नाइट और बिटुमिनस दोनों के कह सकते हैं मिक्सचर होता है, ठीक है। इस वजह से आपका ई पहले आएगा, ई पहले आएगा, ठीक है, मतलब कि पहले सबसे ए के बाद आपका बी आ जाएगा, बी के बाद आपका ई आ जाएगा, फिर आपका बिटुमिनस आ जाएगा और सबसे लास्ट में आपका एंथ्रासाइट आएगा, क्योंकि एंथ्रासाइट का जो हम लोग कहेंगे कंटेंट होता है वो सबसे ज़्यादा अधिक होता है,
ठीक है। सबसे ज़्यादा हीट कंटेंट क्या होती है इसके पास होता है, एंथ्रासाइट नाम के कोयले के पास, जो कि हार्ड कोल भी कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की परतों के बारे में आप जानते होंगे, एटमॉस्फेयर की लेयर। ठीक है, 5 लेयर्स होती हैं। किन परतों में पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान कम होता है, मतलब ठंड पड़ने वाली। ठीक है, तो कौन कौन सी वो लेयर्स हैं, वो आपकी ट्रोपोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक है, करेंगे एक बार, है ना। तो देखो जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, 0 से 15 किलोमीटर लगभग आपकी चलती है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये देखो ट्रोपोस्फेयर, जिसमें मौसमी घटनाएं होने वाली हैं। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। तो इस ट्रोपोस्फेयर में आप ऊपर की साइड जाएंगे, आपको ठंड महसूस होगी। ठीक है, पर स्ट्रेटोस्फेयर में आपको पता है, स्ट्रेटोस्फेयर जो है यहाँ पर आपको ओजोन लेयर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर गर्म होती है। पर जो मीजोस्फेयर होती है सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कोल्डेस्ट लेयर होती है वो आपकी कौन सी, मीजोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में आप जाएंगे, थर्मोस्फेयर में आपको फिर गर्मी मिलने वाली है, क्योंकि वहां पर रेडिएशन आपको देखने को मिलेगी। आप जैसे ही एक्सोस्फेयर में पहुंचेंगे, ठीक है, यूनिवर्स में, मतलब हम लोग कहेंगे कि हम लोग अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे, तब भी आपको गर्म ही मिलने वाला है। ठीक है, तो जो देखो 2 ही लेयर्स है जिनमें आपका टेम्परेचर डाउन होता है ऊपर जाने पर, वो है मीजोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, कौन कौन सी सर, मीजोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर, ए और बी। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी है, ए एंड बी दोनों। ठीक है, आया समझ। हाँ, जो आपका ना कौन सा होता है, थर्मोस्फेयर। इस थर्मोस्फेयर जो आपका तापमान मंडल होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गर्मी पाई जाती है। ठीक है, आपको यहाँ पर कार्बन लेयर देखो, यहाँ पर देखो एक कार्बन लेयर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये देखो, ये रही मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में कार्बन लेयर है। इस कार्बन लेयर के ही ऊपर आपका पूरा एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। सॉरी, एटमॉस्फेयर कह रहा हूँ, आपका कहेंगे हम लोग क्या, स्पेस देखने को मिलता है। ठीक है, यहीं से स्पेस चालू हो जाता है, कार्बन लेयर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से सत्य कथनों को चुनिए। सत्य कथन आपको बताने हैं कि वाटर हैज हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। कॉमन सी बात है, बहुत अच्छे से ऐसे ही आप रट्टे मार कर रखते हैं कि जो आपका जल का उच्चतम घनत्व होता है, सबसे ज्यादा जो घनत्व हमें देखने को मिलेगा वो 4 डिग्री सेल्सियस पर आपको देखने को मिलेगा। पहली तो सही है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0। सबको पता है कि हमारे जो जल का हिमांक जो होता है वो बर्फ बनना 0 डिग्री पर शुरू होता है। बी भी सही है। एन आइस क्यूब डज नॉट कंप्लीटली डीप इन वाटर, रादर फ्लोट्स ऑन द वाटर इन अ ग्लास। एक बर्फ का घन पूर्ण रूप से जल में नहीं डूबता, बल्कि यह गिलास के जल पर तैरता है। सही बात है, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, कंपैरेटिवली इसकी हाई होती है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट रिड्यूसिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये भी सही है। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रकार की अशुद्धियां पानी में मिलाएंगे तो उसका क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ता है। ठीक है, तो ऑल आर करेक्ट। तो ऑल आर करेक्ट है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ए बी सी डी कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें चारों सही है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं निम्न में से कौन सा चर मानव निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित है। फॉलोइंग वेरिएबल आर इंक्लूडेड इन द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, गरीबी सूचकांक, निर्धनता की बात होने वाली। ठीक है, अब देखो कुछ आपके फेजेस हैं जैसे जो निर्धन बताएंगे, जैसे हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अगर हम लोग बात करें 40 वर्ष की आयु तक अगर जीवित रहने की संभावना, ये भी आज सही है, ये आपकी इसमें आता है। ठीक है, निर्धनता सूचकांक में आपका सम्मिलित है कि 40 एज से ऊपर कितने लोग क्या हैं, जीवित हैं। ठीक है, एडल्ट लिटरेसी, ये भी आपका सही है। वयस्कों की निरक्षरता भी आपको बताएगी। ठीक है, कि वहां पर निर्धनता क्यों है किसी भी क्षेत्र में। द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, ऐसे लोग की संख्या जिनके पास स्वच्छ जल की पहुंच नहीं है। स्वच्छ जल आपकी अच्छी हेल्थ, अच्छी कंडीशन। ठीक है, ये भी आपको बताने ही वाली है कि वहां की कंडीशन कैसी है। द नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडरवेट, कम वजन वाले बच्चों की संख्या। देखो, कम वजन वाले की संख्या से आप बता नहीं सकते निर्धनता, क्योंकि वहां पर नॉर्मली भी काफी बच्चों के अंदर डिसीजेस होती हैं, काफी बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, तो इस वजह से आप कम वेट, ये आपका मानक नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य अच्छा होगा, 40 से ऊपर सब जिएंगे। ठीक है, अच्छा अगर बात करें वहां पर क्या है, एजुकेशन सिस्टम अच्छी है, एजुकेशन अच्छा है तो इलिटरेसी नहीं मिलने वाली आपको। ठीक है, और अगर वहां पर क्या है, वहां पर अच्छी सुविधाएं हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड्स और लिविंग अच्छे हैं, तो वहां पर पीने का पानी भी तो आपको अच्छा मिलने वाला है, तो इससे आप चूज कर सकते हैं। ये 3 स्टैंडर्ड्स आपको बताने वाले हैं कि आप मानव निर्धनता सूचकांक में कहां पर लाइक करते हैं। ठीक है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में क्या आपकी कंडीशन है, ये 3 आपकी स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, क्या क्या, हेल्थ सेक्टर, ठीक है, कि कितनी आपकी हेल्थ होती है, मैटरनल हेल्थ कितनी है, एजुकेशन सेक्टर कितना, मतलब वहां के लोगों को पढ़ाई मिल रही है, और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग की बेसिक जरूरतें आपकी पूरी होती हैं कि नहीं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, यहां पर आंसर हमने किया, हाँ, तो आपका ए बी और सी, ए बी सी कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति निम्नलिखित में से किस
पद पारिभाषिक पद को दर्शाती है। द नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिनोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की अगर जब बात हो तो आप समझना कि जितना लोगे उतना देना पड़ेगा, दोनों कंडीशन कह सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, ठीक है, व्यापार का जो संगठन होता है ये गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, ठीक है, मतलब कि वस्तु और सेवाओं की जो प्रकृति होती है वो किस पर परिभाषित होती है, वो व्यापार का संगठन बताती है, ठीक है, कि आप किस प्रकार की वस्तुएं और हम लोग कह सकते हैं किस प्रकार की सेवाओं से अवगत हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन इज करेक्ट इफ द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ दैट पॉपुलेशन हैज अ नैरो बेस एंड टेपर्ड टॉप, ठीक है। यदि जनसंख्या पिरामिड का आधार जो है वो संकीर्ण है, ठीक है। जनसंख्या पिरामिड क्या होता है, वो बताता है कि हमारी जो जनसंख्या है, टोटल पॉपुलेशन है, उसमें एज ग्रुप्स कितने हैं, मतलब कि बच्चे कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, मीडियम एज वाले कितने हैं, इसको आप बेसिकली जनसंख्या पिरामिड या फिर हम लोग कहेंगे पॉपुलेशन पिरामिड से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका एक सीधा पिरामिड, सीधा त्रिकोण पिरामिड है, तो जो ऊपर के लोग होते हैं, ठीक है, ये ऊपर जो है सबसे टॉप पर है, ये टॉप क्या होता है, ये टॉप होता है आपका ओल्ड, ठीक है, ये ओल्ड एज वालों बात होने वाली है, ठीक है। और नीचे क्या है आपके, ये है न्यू बॉर्न, ये न्यू बॉर्न है, ठीक है। और हम लोग बात करें ये जो मिडल वाला पड़ रहा है, ये आपके क्या है, ये आपके कौन है, यंग, या फिर हम लोग कहेंगे कि ये सबसे यंग जनरेशन है। तो ये आपका जो पिरामिड है ये किसकी बात कर रहा है, देखो न्यू बॉर्न बेबी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हम लोग कहेंगे उच्च जन्म दर है, ठीक है, और निम्न मृत्यु दर, क्योंकि यहाँ पर देखो मरने वालों की संख्या बहुत कम है। तो ये पिरामिड जो होता है ये आपको क्या बताता है, देखो जब यहाँ पर युवा बहुत सारे हो गए पर यहाँ पर बुढ़े बहुत कम है, ओल्ड एज वाले बहुत कम है, ठीक है, नई जनसंख्या है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारे लोग क्या है, नए हैं। पर ये क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि इसमें होना क्या है, इसमें जो टॉप ऑफ द फ्लोर होगा वो भी नैरो होगा, बॉटम ऑफ द फ्लोर भी नैरो होगा, और बीच वाला आपका पार्ट ऐसे होगा। तो कुछ इस प्रकार का पिरामिड जब देखने को मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया उच्च आपकी निम्न मृत्यु दर, क्या हो गया, निम्न मृत्यु दर, ठीक है। लो आपकी क्या है बताओ, मृत्यु दर, ठीक है, लो डेथ रेट है, और यहाँ पर क्या है, लो बर्थ रेट भी है, ठीक है। ऐसा पिरामिड कहाँ देखने को मिलने वाला है, ऐसा पिरामिड आपको जैसे आप जानते हैं दक्षिण कोरिया है, जापान है, यहाँ पर देखने को मिलता है, ऐसे देशों में जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बर्थ रेट बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि देखो वहाँ पर लोगों को पता है कि हम लोग जी ही नहीं पाएंगे ज़्यादा, मतलब बच्चे हो जाएंगे तो उनको हम लोग पालेंगे कैसे। तो ये क्या बताता है आपको कि लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट बताता है जब ऐसा आपको जनसंख्या पिरामिड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिडिल एज लोग इसमें ज़्यादा होंगे और मृत्यु दर क्या होगी, कम होगी, क्योंकि लाइफस्टाइल अच्छी है उस देश की ना, वहाँ पर डेवलप्ड है, हर फैसिलिटी मिल रही है आपको, तो मृत्यु दर अपने आप कम हो जाती है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा ईसाई बहुल राज्य है। देखो 2011 की जनगणना के समय पूछा जाए तो जो सबसे ज्यादा जो ईसाई हैं वो कहाँ रहते हैं, वो मेघालय में रहते हैं, ठीक है। मेघालय की जो जनसंख्या उसमें लगभग 78% ईसाई रहते हैं, और बात करें सबसे ज्यादा जो ईसाई हैं वो नागालैंड में रहते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। और केरला भी आपका 18-18% के आसपास, मतलब कम ही है, यहाँ पर बहुल्य आपके मुस्लिम हो जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का लक्षण नहीं है, किसी भी अगर सामाजिक आंदोलन सोशल मूवमेंट की बात करें तो वहां पर कौन सा लक्षण नहीं है, क्या सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन, सतत सामूहिक कार्रवाई करनी चाहिए, शायद ये तो लक्षण है आपके, ठीक है। संगठन की कोटि, डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका वो हर एक प्रकार से पदों में होना चाहिए, ये भी बात सही हो लग रही है। नेतृत्व और संरचना, एक संगठन की नेतृत्व भी बनना चाहिए, तभी सामाजिक आंदोलन अच्छे से चलने वाला है। सरकार और राज्य का समर्थन, अरे राज्य का समर्थन और सरकार का अगर समर्थन आप ले लोगे तो उससे कोई सामाजिक आंदोलन थोड़ी चला जाता है। सामाजिक आंदोलन क्या होता है, सामाजिक आंदोलन होता है सरकार के विरुद्ध चलाया जाने वाला आंदोलन, कि आप सरकार से खुश नहीं हैं, ठीक है, आप सरकार से खुश नहीं हैं, आप अपनी मांगों को रखना चाहते हैं, आप अपने कह सकते हैं हम लोग, आप अपने विचार बताना चाहते हैं, तो सामाजिक आंदोलन पर उतरते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी गलत होता है। डी क्या आपको एक सामाजिक आंदोलन का लक्षण नहीं है, सोशल मूवमेंट का लक्षण नहीं है। सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन मतलब सब लोग मिल करके एक्शन लेंगे। डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं होगा कि सब लोग इसमें बहुत बड़े नेता हैं, ठीक है, मतलब कि लेवल्स पर काम होगा, जिससे हम लोग क्या सकते हैं क्या कि एक हम लोग कंट्रोल करेगा, एक आपको निर्देश देगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। और लीडरशिप का स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, तभी आपका एक सामाजिक आंदोलन आगे चलेगा, ठीक है, एक सोशल मूवमेंट अच्छे से आगे चलने वाला है। मानव विकास में धारणीयता, सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, सस्टेनेबिलिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है कि आप भविष्य के बारे में सोच करके डेवलपमेंट करें, ठीक है, ये होती है सस्टेनेबिलिटी। अब बात करें भविष्य के बारे में, मतलब अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, भविष्य के बारे में सोचेंगे तो वहां पर क्या होंगे, कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ
अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, आपकी मतलब यहाँ पर अवसरों की उपलब्धता में भी निरंतरता रहने ही वाली है, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें ईच फ्यूचर जनरेशन मस्ट हैव हायर अपॉर्चुनिटीज देन देयर प्रीवियस जनरेशन, ठीक है, कि प्रत्येक भावी जो पीढ़ी के पास अपनी पिछली पीढ़ी की तुलना में अत्यधिक कम से कम दुगुना अवसर होने चाहिए। अब बताओ क्या ऐसा होना पॉसिबल है कि आने वाली पीढ़ी के बारे में आप ये सोचो कि हमसे ज़्यादा वहाँ पर क्या हो जाए, रोजगार हो जाए? ये तो आपकी एक सस्टेनेबिलिटी में नहीं आता है, क्योंकि आप भविष्य के बारे में सोच करके काम करते हैं। आप संसाधनों का उसी प्रकार से प्रयोग करेंगे जितना अभी आपको मिल रहा है उतना ही आगे वाली पीढ़ियों को भी मिल सके, ठीक है। आपको पता है संसाधन धीरे धीरे कम ही होंगे, है ना, तो जरूरी नहीं है कि अगर अगली जनरेशन में दोगुना हो जाए अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो ये आपकी गलत होती है, ठीक है। ऑल एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर। भविष्य को ध्यान में रखते, देखो भविष्य आ गया, सस्टेनेबिलिटी की बात आ चुकी है, ठीक है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए, सही बात है, ठीक है। तो सी भी आपका राइट है। ईच जनरेशन मस्ट एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ इट्स फ्यूचर जनरेशन। प्रत्येक पीढ़ी को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए विकल्पों और अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी की यही होती है कि भविष्य को ध्यान में रख करके आप आज को जिए, आप आज की जनरेशन में, आप आज के टाइम पर रिसोर्सेज का उपयोग करें, ठीक है। तो ACOD बी नहीं है आपका, तो ACD आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही होता है। अगर हम लोग बात करें OMR क्या है आपका? OMR की फुल फॉर्म होती है आपकी क्या, बताइए? OMR जो होता है वो होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन एग्जाम्स होते हैं OMR बेस्ड पैटर्न पर, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी क्लास, ठीक है। हमने क्या किया, हमने पिछले ईयर का सारे आपके PYQs को किया GK GS से रिलेटेड, ठीक है। हाँ, तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी हुई, आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद, नमस्कार।